हमने पिछले लेक्चर में चार मूल मात्रकों के बारे में स्टडी किया है, चार मूल मात्रकों की परिभाषा को परिभाषित किया है। तो बाकी हमारे तीन मूल मात्रक बचे थे जिनको हमें अब परिभाषित करने की ज़रूरत है। उनमें से ये तीन हमारे पास है, ताप, ज्योति तीव्रता और पदार्थ की मात्रा। इनके मात्रक केल्विन, कैंडिला, मोल। तो इनको अब हम परिभाषित करते हैं। तो सबसे पहले लेते हैं कि केल्विन, कि एक केल्विन हमने कैसे बनाया है। जैसे ताप को नापने का जो टेम्परेचर, ताप को नापने का जो मात्रक है हमारे पास वो होता है केल्विन। हालांकि डिग्री सेल्सियस भी होते हैं, लेकिन एसआई मात्रक जो है हमारा वो केल्विन है। तो अब ये एक केल्विन कैसे बनता है, अब उसको देखिए। तो हम ये जानते हैं कि वाटर का जब हम टेम्परेचर डाउन करते जाते हैं तो वो 0 डिग्री सेल्सियस पर उसका आइस बन जाता है। अगर हम वाटर का टेम्परेचर हाई करेंगे, 100 डिग्री सेल्सियस पर ले जाएंगे, तो फिर वो बॉइलिंग का प्रोसेस स्टार्ट कर देगा, उबलना शुरू कर देगा, भाप बननी शुरू हो जाएगी। ठीक है। अगर हम वाटर के साथ कुछ ऐसी कंडीशन लगा दें, जैसे उसका प्रेशर डाउन कर दिया, तो फिर ना वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है, जो वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट होता है, जमने वाला बिंदु जो 0 डिग्री सेल्सियस पर जमता है, वो बिंदु बदल जाता है। ये हम नेक्स्ट बुक में पढ़ेंगे कि आगे चल करके हम ये जानेंगे कि एक पॉइंट ऐसा पॉइंट होता है, एक बिंदु ऐसा बिंदु होता है कि उस टेम्परेचर पर वाटर तीनों अवस्थाओं में पाया जाता है। वो सॉलिड अवस्था में भी होता है, द्रव अवस्था में भी होता है और ठोस अवस्था में भी होता है। ये हम नेक्स्ट बुक में जा कर के पढ़ेंगे कि ऐसा कौन सा वो टेम्परेचर होता है कि जिस टेम्परेचर पर पानी तीनों अवस्थाओं में मिलता है। हालांकि पानी आप देखते हो एक ही अवस्था में मिलता है एक टाइम पर। अभी आप देखोगे पानी तो वो आपको द्रव अवस्था में मिलेगा। फ्रिज के अंदर से निकालोगे तो फ्रीज हुआ हुआ मिलेगा आपको पानी, बर्फ़ जमा हुआ मिलेगा। लेकिन वाटर के साथ अगर कुछ स्पेशल कंडीशन लगा देते हैं तो एक ताप ऐसा आता है कि उस ताप पर वो तीनों अवस्थाओं में पाया जाता है, और उस ताप पर जो भी पॉइंट बनता है, जो भी बिंदु बनता है, उस बिंदु को हम त्रिक बिंदु कहते हैं, ट्रिपल पॉइंट कहते हैं। तो ट्रिपल पॉइंट पर वाटर का जो भी टेम्परेचर होगा, जब ट्रिपल पॉइंट आ जाएगा तो वाटर का जो भी टेम्परेचर होगा, उस टेम्परेचर के आप 273.16 पार्ट कीजिए और एक पार्ट्स लिए उसमें से, उसको एक पार्ट्स को हम 1 केल्विन कहते हैं। जैसे ये हमारा यहाँ से यहाँ तक ये 273 है, यहाँ से 0 केल्विन से लेकर ये 273.16 केल्विन है। तो इसके आप इतने पार्ट कीजिए 273 और इसमें से एक टुकड़ा निकालिए, इस एक टुकड़े को हम कहेंगे 1 केल्विन। तो किसके 273 टुकड़े किसके करने हैं? जब वाटर के पास ट्रिपल पॉइंट आ जाएगा और ट्रिपल पॉइंट पे जो भी टेम्परेचर होगा उसके 273 पार्ट आपको करने हैं। तो जल के त्रिक बिंदु के उष्मागतिक ताप का 1/273.16 व भाग ही 1 केल्विन कहलाता है। अब हम दूसरी परिभाषा लेते हैं। दूसरी परिभाषा है हमारी ज्योति तीव्रता, यानी कि प्रकाश की तीव्रता, चमक का मात्रक हमने कैंडिला बनाया है। ये कैंडिला मोमबत्ती से आया है, कैंडल मीन्स मोमबत्ती। तो ये एक कैंडल हम किसको बोलेंगे? तो प्रकाश की तीव्रता यानी कि चमक ज़्यादा भी हो सकती है, कम भी हो सकती है। जैसे मैंने आपके सामने एक मोमबत्ती जलाई तो उसकी चमक हमारी आंखों में आती है, कुछ एनर्जी आती है। अगर मैं मोमबत्ती को हटा करके बल्ब जलाता हूँ, 100 वाट का बल्ब जलाता हूँ, तो उसमें से बहुत ज़्यादा एनर्जी निकल करके आएगी और मेरी आंखों में अंदर जाएगी और मेरी आंखों में चुभन भी पैदा कर सकती है। और सूरज को जलाएंगे, सूरज की तरफ को देख करके, तो फिर वहाँ से बहुत ज़्यादा चमक आएगी। तो इस चमक को हम नापना चाहते हैं और नाप करके हम उसका मात्रक बनाया हमने कैंडिला। ठीक है, तो इसको कैसे नापते हैं हम? तो हमने कैसे नापा? तो हमने इसको नापा मोमबत्ती से, क्योंकि मोमबत्ती बहुत पुराने समय से चलती आ रही है। तो एक मोमबत्ती हमने जलाई, वो मोमबत्ती हमें कैसे कलर की दिखती है? वो आपको येलो कलर से दिखती है। तो पीले कलर से निकलने वाली जो ऊर्जा होती है, पीले कलर से निकलने वाली ऊर्जा, कितनी ऊर्जा? वो ऊर्जा आपकी होनी चाहिए, आपकी 1/683 वाट की, यानी कि ऊर्जा का इतने वा भाग होना चाहिए, 1/683 भाग। वाट मीन्स एनर्जी पर यूनिट टाइम, एकांक समय में आने वाली ऊर्जा को ही हम क्या कहते हैं? वाट कहते हैं। तो इतनी पावर की ऊर्जा हमारी आंखों में आनी चाहिए।
आंखों में नहीं बल्कि एक एंगल पे आना चाहिए, एक हिस्से पे आना चाहिए। और कितने हिस्से पर आना चाहिए, जैसे कि ये मैंने बनाया कि ये इतनी ऊर्जा कितने पार्ट्स में आना चाहिए, तो एक बल्ब से निकलने वाली ऊर्जा जो कि इतनी होनी चाहिए वो कितने पोर्शन पे पहुंचनी चाहिए, तो आंसर है वो इतने पोर्शन पे पहुंचनी चाहिए। और इस पोर्शन को हम कहते हैं एक स्टेरेडियन। एक स्टेरेडियन कितना होता है, एक स्टेरेडियन आप ऐसा होता है जैसे एक स्टेरेडियन कितना होता है, तो एक स्टेरेडियन बनाने के लिए हमें ज़रूरत होती है कि यहाँ पर ऐसे क्षेत्रफल की, जिसका क्षेत्रफल, ये जो क्षेत्रफल है, ये यहाँ का जो क्षेत्रफल बनेगा ये, और ये यहाँ पर एक गड्ढा बनता है, ये यहाँ पर ये 1 मीटर होना चाहिए, 1 मीटर स्क्वायर। और इसका क्षेत्रफल भी कितना होना चाहिए, 1 मीटर स्क्वायर। जैसे फुटबॉल होती है, फुटबॉल का एक टॉप काट लीजिए और उस टॉप को ऐसे मिलाइए, जैसे कि आपको ये कीप दिखेगा, ये ठीक है। ये कीप में सामने तुम्हें एक गड्ढा दिखाई दे रहा होगा, ये यहाँ पर ये जो गड्ढा दिखाई दे रहा है इसको हम 1 रेडियन बोलेंगे, सॉरी 1 स्टेरेडियन बोलेंगे। तो इसकी क्या शर्त है कि यहाँ का क्षेत्रफल 1 मीटर स्क्वायर होना चाहिए और ये त्रिज्या 1 मीटर होनी चाहिए, तब जाकर के 1 स्टेरेडियन बनेगा। अब इसका क्षेत्रफल बढ़ा दोगे तो ये गड्ढा ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, ये यहाँ पर गड्ढा आपको बड़ा दिखने लग जाएगा, ये देखो बड़ा दिखने लग गया सामने ये। तो एक स्टेरेडियन, हम ये छोटा सा जो यहाँ पर गड्ढा बनता है इसको कहते हैं एक स्टेरेडियन। तो एक स्टेरेडियन पर इतनी ऊर्जा पहुंचनी चाहिए, उसको हम कहेंगे 1 कैंडिला। और कौन से प्रकाश की, येलो लाइट की, येलो कलर का होना चाहिए। येलो कलर का मतलब उसकी आवृत्ति इतनी होनी चाहिए, हम येलो वर्ड यूज नहीं करेंगे, उसकी आवृत्ति होनी चाहिए, क्योंकि आवृत्ति से ही कलर डिसाइड होते हैं, आवृत्ति बदलने से कलर बदलते हैं। तो हमने कहा कि एक कैंडिला किसी दिशा में 540 × 10⁻12 हर्ट्ज आवृत्ति वाले स्रोत से ज्योति तीव्रता है, स्रोत की ज्योति तीव्रता है, जो उस दिशा में 1/683 इतनी ऊर्जा 1/683 वाट प्रति स्टेरेडियन की, प्रति स्टेरेडियन यानी कि एक स्टेरेडियन पर जाने वाली विकिरण की तीव्रता का एक वर्णीय प्रकाश उत्सर्जित करता है। उसके बाद हम लेते हैं कि पदार्थ की मात्रा। पदार्थ की मात्रा मतलब जैसे कि हम 12 किलो को 1 दर्जन बोलते हैं, तो पदार्थ की मात्रा मोल, मोल से मतलब कणों की संख्या से है। जैसे 1 दर्जन मैंने नाम लिया तो कितने समझ में आ गया, आपकी समझ में आ जाता है कि 12 कणों की बात कर रहा है ये। तो ऐसे ही मैं कह रहा हूँ 1 मोल, तो 1 मोल में से जैसे ही आपको कहा तो आप समझ जाइए कि ये इतने कणों की बात कर रहा है। कितने कणों की बात, इतने कण, ये देखो कितने सारे कण हैं, 1 मोल में इतने सारे कण होते हैं। जैसे 1 दर्जन में 12 होते हैं तो 1 मोल में इतने कण होते हैं। अब ये इतने कण कैसे बनाए हमने, तो ये परिभाषा हमने बनाई, हमने कहा 12 ग्राम कार्बन लीजिए, 6 से 12 कार्बन, 12 ग्राम कार्बन लीजिए, उसे ऐसे रफ करो, रगड़ो और उन्हें गिन लो, तो उसमें आप पाओगे कि इतने अणु होते हैं, इतने परमाणु होते हैं। उसी को हमने क्या कहा, 1 मोल कहा। तो कार्बन 12 के 12 ग्राम, ये केजी में लिखा, कन्वर्ट करोगे ग्राम में आ जाएगा। तो 12 ग्राम में उपस्थित परमाणुओं की संख्या को ही हम क्या कहते हैं, 1 मोल कहते हैं। और 1 मोल में इतने अणु होते हैं और जनरली इसको हम एवोगाड्रो नंबर भी कहते हैं। तो ये हमारे 7 मूल मात्रकों की परिभाषाएं होगी। आई होप आपकी समझ में आ गया होगा। तो आप अब हमारे 7 मूल मात्रकों से अलग, 7 मूल मात्रकों से अलग 2 मात्रक और है जिसको हम पूरक मात्रक कहते हैं, उनको भी हम अभी परिभाषित कर लेते हैं। सबसे पहले कि समतल कोण को नापने के लिए कोण एक तरीके से आपको बताता है कि 2 लाइन आपस में कितने डिग्री से झुकी हुई है। जैसे मैं बोलता हूँ कि 2 लाइनों के बीच में एंगल 90 डिग्री है, तो आप समझ जाओगे कि एक लाइन ऐसे है, एक लाइन ऐसे, ये 90 डिग्री। मैंने आपसे बोला कि दोनों लाइनों के बीच में 0 डिग्री का कोण है, तो ये ऐसे आपके माइंड में ऐसी फिगर आ जाएगी कि वे दोनों लाइन ऐसे एक समान है। मैंने कहा 45 है, तो आपके समझ में ये आता है कि तो कोण क्या बताता है, कोण आपको ये बताता है कि एक लाइन दूसरी लाइन से कितना झुकाव रखती है। तो झुकाव को ही हम क्या कहते हैं, कोण। तो अब बात आती है एसआई परिभाषा की कि कोण की एसआई परिभाषा क्या बनाई जाए और उसकी मात्रक क्या रखा जाए। तो हमने एसआई मात्रक रखा उसका रेडियन।
अब रेडियन, एक रेडियन हम किसको बोलते हैं? तो एक रेडियन ऐसा ही परिभाषा में इसको कहते हैं, जैसे हमने यहाँ से एक वृत्त बना लेना है, ये वृत्त बनाना है हमने, और इसकी त्रिज्या कितनी रखनी है? 1 मीटर, एकांक रखनी है, एकांक मीटर, और इतनी ही लंबाई का आपको एक चाप लगा देना है, ऐसे इतनी ही लंबाई का ये एक चाप हमने लगा दिया। अब ये चाप इस केंद्र पर, जिसको हम वृत्त का केंद्र कह रहे हैं, क्योंकि एक वृत्त बनेगा ऐसे, ये चाप इसके दोनों सिरे ऐसे आएंगे और यहाँ पर एक कोण ये बनाएंगे। इसी कोण को हम क्या कहेंगे? 1 रेडियन कहेंगे। तो खासियत क्या है 1 रेडियन की? कि ये जो चाप की लंबाई है ये वृत्त की त्रिज्या के बराबर होनी चाहिए। तो ये जो चाप की लंबाई है, इस चाप की लंबाई द्वारा वृत्त के केंद्र पर बना जो कोण होगा वही 1 रेडियन कहलाएगा। ये हमने परिभाषा में लिख दिया कि एक रेडियन वह कोण है जो किसी वृत्त की त्रिज्या के बराबर लंबाई का चाप वृत्त के केंद्र पर अंकित करता है। यानी कि जितना त्रिज्या लोगे उतना ही बड़ा आपका चाप होना चाहिए। अब कोण का फॉर्मूला क्या होता है ये तुम पढ़ते भी आ रहे हो। कोण बराबर क्या होता है? चाप बटे त्रिज्या। तो इस फॉर्मूले को भी लिख लेना है अपने नोट्स में यहाँ पर हमें। अब देखो ये कोण 1 कैसे होगा? जब चाप की लंबाई और त्रिज्या की लंबाई दोनों बराबर हो जाएगी तो दोनों आपस में कैंसिल आउट होकर के 1 वैल्यू देंगे, तो ये हो जाएगा आपका 1 रेडियन। अब इसके अलावा एक कोण और होता है जिसको हम कहते हैं सॉलिड एंगल। ये सॉलिड एंगल यानी कि इसको बोलते हैं घन कोण। अब ये घन कोण क्या होता है? ये जो कोण होता है ये तो सिर्फ प्लेन में बात करता है, एक प्लेन होगा, उस प्लेन में ही 2 लाइनें होगी, ऐसे नहीं होगा ये कोण। ये कोण हमेशा एक ही प्लेन में आएगा, यहाँ ऐसे ऐसे नहीं होगा, जैसे एक लाइन ये ऐसे और ये ऐसे। तो इस प्लेन में ये लाइन इधर है, ये लाइन इधर है, तो दोनों लाइन एक प्लेन में नहीं आ रही, दोनों लाइन एक प्लेन में आनी चाहिए, तब हम कहते हैं उसको समतल कोण। अब ये वाला जो कोण होगा इसको ऐसे इमेजिन करना है, आपके पास एक फुटबॉल है, स्पेयर है, गोला गोल है, उस गोले का कुछ छोटा सा हिस्सा पोर्शन आपको सिलेक्ट कर लेना है। तो हमने वो गोले का हिस्सा ये छोटा सा यहाँ पर हमने, मैं यहाँ पे समझाता हूँ, ये ऐसे गोले का हिस्सा हो गया। फुटबॉल का हमने एक हिस्सा काट दिया, ऐसे तिरछा दिखेगा हमें, ठीक। अब ये जो गोले के हिस्से हैं इन यहाँ से लाइन निकालो, यहाँ से लाइन निकालो, सब जगह से लाइन लिख लेगी, इधर से भी लाइन लिख लेगी, तो ये यहाँ जा करके ना एक कोण बनाएगा यहाँ पर। इसी कोण को हम क्या कहते हैं? घन कोण कहते हैं, और इसका मात्रक रखा हमने स्टेरेडियन। आपको ये इस तरीके से समझ में आएगा, जैसे कि कीप नहीं होती, कीप, सामने ये कीप इमेजिन करना है, इस तरह से इमेजिन करना है कि एक गोले की सतह ले ली हमने ऐसे गोल सी, और वो सामने जा कर के एक गड्ढा सा बनाएगी, जैसे कि ये गड्ढा, ये गोल सरफेस ले ली, और यहाँ तुम्हें ये एक गड्ढा दिखता है छोटा सा, ये एक गड्ढा दिखता है यहाँ पर, ये जो गड्ढा है इसी को हम घन कोण कहते हैं। ये यहाँ पर गड्ढा सा दिखाई देगा आपको, और ये गड्ढा इस कोण से बिल्कुल अलग है। ये देखो आपको तीनों दिशाओं में दिखता है, एक्स वाई जेड तीनों दिशाओं में, जबकि ये एक ही दिशा में होता है, एक्स 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 एक्सिस पे होता है बस। तो इसको कहते हैं हम घन कोण। तो ये गड्ढा ज़्यादा बड़ा हो जाएगा तो ज़्यादा स्टेरेडियन बनेगा, कम हो जाएगा तो कम स्टेरेडियन बनेगा। तो हम 1 रेडियन किसको कहेंगे? तो हमने ये कहा कि 1 स्टेरेडियन हम कहेंगे यहाँ का जो सामने का क्षेत्रफल है, जो सरफेस, जो सतह यहाँ जाकर के कोण बनाएगी उसका क्षेत्रफल, ये जो त्रिज्या होगी, ये त्रिज्या होगी ना, तो इस त्रिज्या की वैल्यू, इस त्रिज्या का वर्ग यानी कि r का वर्ग, और यहाँ का क्षेत्रफल, यहाँ का क्षेत्रफल ये dA छोटा सा एरिया, इन दोनों की वैल्यू बराबर होनी चाहिए, तब यहाँ पर जो कोण बनेगा वो आपका एक स्टेरेडियन कहलाएगा। तो एक स्टेरेडियन वह घन कोण है जो किसी गोले की त्रिज्या के वर्ग के बराबर क्षेत्रफल वाले गोले के पृष्ठ द्वारा, इसका त्रिज्या का वर्ग इस क्षेत्रफल के बराबर, और ये जो क्षेत्रफल पृष्ठ होगा ये इसके केंद्र पर आंतरित करेगा, जितना भी कोण आंतरित होगा उसको हम 1 रेडियन 1 स्टेरेडियन कहेंगे। ये हमारा घन कोण का सूत्र हो गया। अगर आपको कोण निकालना है तो इस फॉर्मूले से निकाला जाएगा। यहाँ पर ये dA का मतलब क्षेत्रफल है, इस सतह का क्षेत्रफल है, और r ये त्रिज्या हो गई, और ये जो थीटा है, ये थीटा आपका, ये जो क्षेत्रफल है ना इसकी कुछ ना कुछ दिशा होगी, ये दिशा ऊपर की तरफ होगी, ये वेक्टर बना देंगे, जैसे ये क्षेत्रफल है तो इस क्षेत्रफल की दिशा किधर ना किधर तो बनेगी, तो जिस दिशा में भी ये लाइन जाएगी ये वो लाइन है, ठीक। अच्छा, क्योंकि ये लाइन क्षेत्रफल की दिशा को बताती है इसलिए हमने यहाँ पे क्षेत्रफल लिख लिया। वैसे हम सदिश राशि, अदिश राशि के
बारे में अगले चैप्टर में पढ़ेंगे, वहाँ और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। और ये आर क्या है, आर मान लीजिए ये आर ऐसे जा रहा है, ये यहाँ पर इसका त्रिज्या होगी, तो त्रिज्या का वेक्टर इस दिशा में बनेगा, ये त्रिज्या का वेक्टर इस दिशा में बना, तो यहाँ पर ना ये त्रिज्या वेक्टर बना, ये त्रिज्या वेक्टर यानी कि त्रिज्या किस दिशा में जा रही है, तो त्रिज्या की दिशा में और क्षेत्रफल की दिशा, इन दोनों के बीच में कोण बनता है, वही है ये थीटा, उसी की वैल्यू रखेंगे यहाँ पर थीटा की। ये हम आगे और अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि क्षेत्रफल सदिश क्या होता है। अभी फिलहाल ये थीटा ध्यान रखोगे आप, ये क्षेत्रफल और त्रिज्या सदिश के बीच का बड़ा कोण है। अच्छा, अब बात यहाँ पर आती है कि एक पूरा गोला, एक पूरी फुटबॉल के केंद्र पर कितना कोण बनता है, तो वो बनता है आपका बच्चों 4 पाई। गोले के केंद्र पर बना संपूर्ण कोण 4 पाई होता है, इसे नोट कर करके लिख लेना इस सेंटेंस को। अब हमारी ये 7 मूल राशि और 2 पूरक मूल राशि, इनके मात्रक, इनकी परिभाषा हमने अच्छे तरीके से पढ़ ली है। अभी भी हमारी कुछ राशि है, कुछ मात्रक है जो कि हमने अपने आप बना रखी है, क्योंकि वो हमें सही सुटेबल होती है, हमारे लिए कन्वीनियंट होती है। तो जैसे कि 1 लीटर, अब 1 लीटर यूनिट है, लेकिन वो आपकी मूल राशि, मूल मात्रकों में नहीं आती। तो 1 लीटर हुआ, ऐसे ही आपका 1 कुंटल और 1 टन, 1 प्रकाश वर्ष, 360 दिन, तो ये भी कुछ यूनिट है। तो इन यूनिट को भी हम परिभाषित करेंगे, लेकिन ये मूल राशि से थोड़ी सी अलग है, वो हमको अच्छी लगती है लेकिन और हम अपनी डेली लाइफ में उसको यूज भी करते हैं। तो कुछ डेली लाइफ में यूज होने वाली यूनिट के बारे में अब हम नेक्स्ट लेक्चर में स्टडी करेंगे कि डेली लाइफ में यानी कि प्रैक्टिकल यूनिट है जिनको हम अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में लेते हैं, लीटर है, कुंटल है और टन है, ऐसी ऐसी यूनिट के बारे में हम आगे नेक्स्ट लेक्चर में स्टडी करेंगे। आज के लिए इतना ही।